हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ जीवो में जनन चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 2। तो इसमें आज हम प्रश्न नंबर 8 से यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। तो व्याख्या कीजिए, मतलब हमें व्याख्या करना है किशोर चरण, प्रजनक चरण और जीर्णता चरण या जीर्णावस्था। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर किशोर चरण क्या होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित वर्धी अवस्था से होकर गुजरते हैं। इसके पश्चात ही वे लैंगिक जनन कर पाते हैं या कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण या अवस्था तथा पौधे में कैक अवस्था कहते हैं। इसकी अवधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। अब बात करते हैं ख नंबर, प्रजनक चरण क्या होता है। किशोरावस्था तथा कायिक प्रवस्था के समाप्त होने पर प्रजनक चरण यानी कि जन्म प्रवस्था प्रारंभ होती है। पौधे में इस अवस्था में पुष्पन प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य में यौनारंभ से इसका प्रारंभ होने लगता है, जिसमें अनेक शारीरिक एवं आकारिकीय परिवर्तन आ जाते हैं। इस चरण में जीव संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाता है। यह अवस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है, अर्थात किशोर चरण व जीर्णावस्था के बीच की अवस्था ही प्रजनन अवस्था होती है। स्तनियों में मधचक्र या ऋतुचक्र के प्रारंभ से मोनोपॉज तक प्रजनक चरण कहलाता है। अब बात करते हैं जीर्णता चरण या जीर्णावस्था क्या होती है, इसके बारे में। यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था तथा तीसरी अवस्था होती है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता चरण या जीर्ण अवस्था की प्रारंभिक अवस्था माना जा सकता है। इस चरण में प्रजनन क्षमता के साथ साथ उपापचय क्रियाएं मंद होने लगती हैं। ऊतकों का क्षय होने लगता है। शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है। इसे वृद्धावस्था भी कहते हैं। तो यह तो थी मनुष्य की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया गया था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को अपनाया है। क्यों? मतलब अपनी अवस्था के आधार पर भी उनकी अवस्था जो है, जटिलता, इतनी कठिनाइयाँ भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने लैंगिक प्रजनन क्यों अपनाया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, चलिए देखते हैं। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की तुलना से जटिल, विस्तृत तथा धीमी प्रक्रिया होती है। या अधिक ऊर्जा व संसाधनों की मांग करता है, लेकिन फिर भी जटिल पादपों व जंतुओं ने इसी को अपनाया है। संतति परस्पर तथा अपने जनकों के समरूप नहीं होती हैं। इसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। भिन्नताओं के कारण जीवधारी स्वयं को अपने वातावरण से अनुकूलित किए रहते हैं। भिन्नताओं के कारण जीवों की जीवन शक्ति की वृद्धि होती है। भिन्नताओं के कारण ही जैव विकास होता है। लैंगिक जनन जीवधारियों को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायक होता है। यही कारण है कि बड़े जीवधारी ने शारीरिक जटिलता के साथ साथ लैंगिक जनन को अपनाया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। मतलब व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित यानी कि अंतर्बद्ध होते हैं या नहीं, इनको आपको मतलब इनकी व्याख्या करना है। तो यह आपका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर, तो इसको आपको राइट करके भी रख लेना है। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन प्रक्रियाएं होती हैं। सामान्यतः लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित होते हैं। इनमें युग्मक निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। युग्मों के गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है, अर्थात युग्मक अगुणित होते हैं। अतः युग्म जनन तथा अर्धसूत्री विभाजन क्रियाएं अंतर संबंधित या अंतर्बद्ध होती हैं। निषेचन के फलस्वरूप नर तथा मादा अगुणित युग्मक संयुग्मन द्वारा द्विगुणित युग्मनज बनाता है। द्विगुणित युग्माणु से भ्रूणीय परिवर्धन द्वारा नए
जीव का विकास होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसी प्रजाति के गुणसूत्र संख्या लैंगिक जनन के दौरान स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। अगुणित जीवों में युग्मक निर्माण सूत्री विभाजन द्वारा एवं जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अब बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की। प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचानिए तथा लिखिए कि वह अगुणित यानी कि एन या द्विगुणित यानी कि 2n है या नहीं है। तो बात करते हैं, सबसे पहले इसमें आपका अंडाशय दिया गया है, तो अंडाशय द्विगुणित है तो इसमें 2n लिखा जाएगा। और परागकोश जो है ये भी द्विगुणित है। अंडा या डिंब ये अगुणित है। परागकण ये अगुणित है। नर युग्मक अगुणित और युग्मनज जो है ये द्विगुणित होता है। अब युग्मनज यानी कि जाइगोट शुक्राणु तथा अंड के मिलने से बनी द्विगुणित संरचना होती है। मतलब जो मनुष्य के शुक्राणु होते हैं और जो मादा जो होती है उसके जो अंडाणु होते हैं उनसे मिल करके जो प्रक्रिया संरचना तैयार होती है उसको हम द्विगुणित संरचना कहते हैं। बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए, इनमें इसके नुकसान बताइए। तो निषेचन ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में भी हमें स्टडी करनी है। तो 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, निषेचन की व्याख्या कीजिए, इसके नुकसान बताइए। बाह्य निषेचन जीव शरीर से बाहर जलीय माध्यम में होने वाले निषेचन बाह्य निषेचन कहलाते हैं। अधिकांश शैवालों, मछलियों में और उभयचर प्राणियों में शुक्राणु नर युग्मक यानी तथा अंड मादा युग्मक का संलयन शरीर से बाहर जल में होता है, इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। मतलब कुछ जो नर होते हैं उनके जो शुक्राणु होते हैं वो पानी में, मतलब जैसे जल में होते हैं, शैवाल हो गया, मछलियों में हो गया, तो इनके द्वारा मतलब जो शुक्राणु होते हैं वो बाहरी निषेचन मतलब पानी से लिए जाते हैं। इनमें जो मतलब जनन होता है तो उसको हम कहते हैं बाह्य निषेचन प्रक्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं आंतरिक निषेचन क्या होता है। अधिकांश प्राणियों और पादपों में युग्मजन संलयन या निषेचन मादा जीव शरीर के अंदर संपन्न होता है, जैसे स्तनी पक्षी, सरीसृप तथा पुष्पी पौधे आदि में। बाह्य निषेचन से हानियां क्या होती हैं। जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में युग्मों का निर्माण करना होता है, जिससे निषेचन के अवसर बढ़ जाएं तथा अर्थात इनमें युग्मक संलयन के अवसर कम होते हैं। ऊर्जा व संसाधनों का अपव्यय होता है। उसके बाद में आता है संतत शिकारियों द्वारा शिकार होने की स्थिति से गुजरती हैं। इनके फलस्वरूप इसकी उत्तरजीविता जोखिमपूर्ण होती है, अर्थात संतानों यानी कि संतानें कम संख्या में जीवित रह पाती हैं, अर्थात निषेचन सुनिश्चित नहीं होता है। बाह्य पर्यावरण में युग्मक व निषेचन से बना युग्मनज माध्यम की प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे उच्च ताप, प्रतिकूल pH, रसायन दाब आदि से प्रभावित होता है। युग्मों की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता। अधिकांश युग्म जलधारा में व्यर्थ बह जाते हैं, जो बाह्य निषेचन होता है उसमें। अब बात करते हैं जियोस्पोर अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मज के बीच विभेद, मतलब उनमें अंतर क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चल बीजाणु क्या होता है, जियोस्पोर क्या होता है। इनका निर्माण अलैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। इसमें एक जनक के ही लक्षण होते हैं, लेकिन युग्मनज में क्या होता है, इनका निर्माण लैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। इनमें दो जनकों के लक्षण पाए जाते हैं। मतलब जो लैंगिक जनन होता है उसमें नर और मादा होते हैं, इसलिए जो उसकी संतान होगी उसमें दोनों के लक्षण मतलब पाए जाते हैं उनकी संतान में। लेकिन जो चल बीजाणु होते हैं उसमें क्या होता है, एक ही जनक होता है केवल, मतलब नर होगा तो नर या मादा होगी तो मादा ही, मतलब तो इसीलिए उनके जो लक्षण पाए जाते हैं वो एक ही के पाए जाते हैं। चल बीजाणु सामान्यतः शैवालों में बनते हैं। इनका निर्माण जनक कोशिका में सूत्री विभाजन द्वारा होता है, लेकिन युग्मनज का निर्माण सभी जीवों में लैंगिक जनन के समय नर तथा मादा युग्मों के संलयन के फलस्वरूप होता है। और जीवों में क्या होता है, जब लैंगिक जनन होता है उसी समय नर युग्म और मादा युग्म के जो संलयन जब मिलते हैं, शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं, तभी से उनका निर्माण होता है। सीलिया या फ्लैजेला के कारण चल बीजाणु चल होते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें युग्मनज अचल होते हैं। चल बीजाणु प्रायः अगुणित
होते हैं, लेकिन युग्मनज हमेशा द्विगुणित होते हैं, क्योंकि उसमें 2 लोग होते हैं। और इसमें क्या होता है, चल बीजाणु में एक सिंगल ही होते हैं जनक, और उसमें युग्मनज में 2 होते हैं, इसलिए इसमें मतलब उसको युग्मनज हमेशा द्विगुणित ही होते हैं। अब बात करते हैं युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के बीच अंतर। तो भ्रूणोद्भव क्या है, उसके बारे में जानेंगे। इनमें अंतर क्या है। नर तथा मादा जंतु में अगुणित युग्मों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, लेकिन युग्मनज में भ्रूण के विकसित होने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, अतः द्विगुणित जीवों में युग्मक जनन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। भ्रूण हमेशा द्विगुणित होता है, इसकी वृद्धि सूत्री विभाजन द्वारा होती है। युग्मक एक कोशिकीय होते हैं, भ्रूण बहुकोशिकीय होता है। युग्मक जनन 2 प्रकार से होता है, एक होता है शुक्र जनन, एक होता है अंड जनन, लेकिन इसमें कोशिका विभाजन व विभेदन शामिल होता है। ये था आपका पार्ट नंबर 1। तो आगे के प्रश्न को हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।